एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट सक्सेस, जिसमें आज के इस वीडियो में हम साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे वो हमारा यूपी टेट हो, सी टेट में पेपर 2 हो या फिर हमारे सुपर टेट या केवीएस में जो हमारे साइंस पोर्शन आता है, उस सभी के लिए जो है ये क्वेश्चन हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपना पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि वर्षा की बूंदों के गोलीय आकार का उल्लेख करने के लिए जल के निम्नलिखित गुणों में किसका प्रयोग किया जाता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है हमारा पृष्ठ तनाव, बी है क्रांतिक परिघटना, सी है शांतता या फिर दाब। तो वर्षा की बूंदों के गोलीय आकार का उल्लेख करने के लिए जल में कौन सा पृष्ठ तनाव के गुण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कारण ही हमारे वर्षा की बूंदें अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने की प्रवृत्ति रखती हैं, जिसके कारण जो है वर्षा की बूंदों की आकृति गोलाकार होती है। ठीक है, तो गोलीय आकार का से उल्लेख करना है तो ये हमारा पृष्ठ तनाव हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड, एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड कुछ डाउट रहता है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन ए है हमारा नाइट्रोजन, बी है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, सी है आर्गन या फिर ऑक्सीजन। तो अगर ग्रीन हाउस गैसों की बात करते हैं तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा हमारा मेथेन, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, ये सभी हमारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है। ठीक है, कौन सी धातु खनिज नहीं है, ये सभी धातुएं हैं लेकिन खनिज कौन सी नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए है हमारा बॉक्साइट, बी है जिप्सम, सी है हेमेटाइट या फिर लिमोनाइट। तो ये जो हमारी लिमोनाइट होती है ये खनिज नहीं है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है। ये सभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं और ये सभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सी द्रव है। ठीक है, कौन सी अधातु भी है और द्रव भी है। तो ऑप्शन ए है हमारा आयोडीन, बी है सल्फर, सी है ब्रोमीन या फिर फॉस्फोरस। तो ये जो ब्रोमीन है ये हमारे सामान्य तप पर भी एक ऐसी अधातु है जो हमेशा द्रव अवस्था में ही रहती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि कौन सी अधातु द्रव अवस्था में रहती है। तो ब्रोमीन जो है सामान्य ताप पर भी द्रव अवस्था में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी। ऑप्शन ए है हमारा अल्बर्ट आइंस्टीन, बी है बेंजामिन फ्रैंकलिन, सी है आइजैक न्यूटन या फिर मैडम क्यूरी। तो रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज जो है मैडम क्यूरी ने की थी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। और ये कब की थी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ये 1878 में, 1878 ईस्वी में इन्होंने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, किस कारण से हमारा जो है स्टोन कैंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है। ऑप्शन ए है विश्वव्यापी तापन, बी है रेडियोधर्मिता, सी है अम्ल वर्षा या फिर जीवाणविक क्रिया। तो स्टोन कैंसर जो है हमारा अम्ल वर्षा के कारण होता है और ये अम्ल वर्षा जो है दो गैसों के कारण होती है। एक तो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और एक नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 के कारण होती है। ठीक है, तो इन्हीं के कारण जो हमारी अम्ल वर्षा होती है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। 7 था वो क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है, ब्राइन है। ब्राइन क्या है, विरंजक चूर्ण का सामान्य नाम, क्लोरीन का जलीय विलयन या फिर NaCl का संतृप्त विलयन या फिर Na2SO4 का जलीय विलयन। तो ब्राइन जो है हमारा क्या है, साधारण नमक का फॉर्मूला होता है, नहीं हमारा ब्राइन होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी चुका है एग्जाम में। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है, एथेन है, हाइड्रोजन है, एसिटिलीन है या फिर नाइट्रोजन है। तो जो हमारे कच्चे फल होते हैं उनको पकाने के लिए हम एसिटिलीन का यूज़ करते हैं। एसिटिलीन के साथ साथ हमारी हो जाती है कैल्शियम कार्बाइड भी, हमारा जो है कच्चे फलों को पकाने के लिए यूज़ किया जाता है। इथाइलीन भी जो है, इसके अलावा अगर ऑप्शन में इथाइलीन दे देता है तो इथाइलीन से भी जो है कच्चे फल पकाए जाते हैं।
कृत्रिम ढंग से। अगला क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है, ठीक है, वायु में नाइट्रोजन गैस का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए है 70, ये तो इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। 21.5%, 40% या फिर 3%। तो वायु में नाइट्रोजन हमारी 78% होती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ओजोन क्या है? ठीक है, ओजोन है ऑक्सीजन का एक अपर रूप है, ऑक्सीजन का एक समावयव है, ऑक्सीजन का एक यौगिक है, या फिर ऑक्सीजन का एक समस्थानिक है। तो ओजोन को देखो, ऑक्सीजन को हम किससे डिनोट करते हैं? O2 से डिनोट करते हैं, और ओजोन को हम किससे डिनोट करते हैं? O3 से डिनोट करते हैं। इसी से ही समझ में आ रहा है कि ओजोन क्या है हमारा? ओजोन हमारा जो है ऑक्सीजन का एक अपर रूप है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में सुपर टेट में भी आ चुका है और हमारे पेपर 2 में भी, यूपी टेट में भी आ चुका है। तो और हर बार आता है, इसलिए इसको ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। एम द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि डायरेक्ट आपने ऑप्शन याद कर लिया, इसको कैसे निकालते हैं हम इस पे फोकस करेंगे। एम इज इक्वल्स, गतिज ऊर्जा बताना है। ऑप्शन ए है हमारा p² m, या फिर p²/m, या फिर mp, या फिर p²/2m। देखिए इसके सॉल्यूशन के लिए देखिए एक फॉर्मूला है। देखिए, अगर बात करते हैं कि गतिज ऊर्जा की, सब गतिज ऊर्जा की बताना है कि गतिज ऊर्जा होता क्या है। जब बात करेंगे कि संवेग क्या होता है, संवेग का हमारा फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। संवेग की बात करेंगे, संवेग को इस पी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मास, एम होता है स्मॉल एम, मास होता है, ये हमारी वेलोसिटी होती है। पूछा है काइनेटिक एनर्जी में और संवेग में क्या संबंध होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला होता है के ई से डिनोट करते हैं 1/2 mv², ठीक है, 1/2 mv² होता है। अब हम देख रहे हैं हमारे संवेग में भी mv है और हमारे इस फॉर्मूले में भी mv, इसका मतलब इन दोनों में रिलेशन बन सकता है। लेकिन क्या है, इसमें mv है, इसमें mv² है, या तो हम इससे v हटा दें, mv के बराबर कर लें, या हम इसमें एक m और ऐड कर लें ताकि mv का होल स्क्वायर बन जाए। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, इसमें हम m से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। जब mv से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ऊपर हमारी इक्वेशन बन जाती है m² v² और नीचे हमारी बन जाती है /2m, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या था? संवेग संरक्षण का, संवेग का फॉर्मूला था p = mv। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं m² v², तो इसको हम ये लिख सकते हैं ना कि mv का ये होल स्क्वायर है। जब mv का होल स्क्वायर, तो mv की जगह पे हमने p लिख दिया, p² आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी को हमने k से ही डिनोट कर रखा है, k हो गया। तो k = इसकी जगह पे p² रख दिया /2m। तो हमारा क्या फॉर्मूला आ जाता है कि काइनेटिक एनर्जी = संवेग का स्क्वायर /2m मीन्स मास, ठीक है। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस वाले क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। मीन्स क्या फॉर्मूला निकल करके आया कि गतिज एनर्जी मीन्स k = p²/2m होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा न्यूमेरिकल आ जाता है। केवीएस के एग्जाम में हमारे न्यूमेरिकल फिजिक्स से ज़्यादा पूछे जाते हैं। कहना है कि 4, 10 और 20 ओम के प्रतिरोधों के समांतर समूह को 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, ठीक है। परिपथ में धारा कितनी होगी? धारा मीन्स करंट पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है, इसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, आई पूछ रहा है। इसके अलावा दिया क्या है? एक रेजिस्टेंस दे दिया है R1, दूसरा R2 और R3 दे दिया है, वोल्टेज दे दिया गया। और एक चीज बताई गई है इस क्वेश्चन में कि ये सभी क्या है? समांतर समूह में जोड़े गए हैं, पैरेलल वे में जोड़े गए हैं। तो हमें करंट बतानी है। इसके सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए होता क्या है कि जो भी हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो 2 टाइप से कनेक्टेड होते हैं। एक तो हमारा श्रेणी क्रम में मीन्स सीरीज में, या फिर दूसरा हमारा पैरेलल में। अब श्रेणी क्रम में कैसे कनेक्टेड होते हैं? तो श्रेणी क्रम में देख सकते हैं कि हमारे R1, R2, R3 एक साथ ही जुड़े हुए होते हैं, ये हमारी श्रेणी क्रम में होती है। इसके अलावा समांतर में हमारे कैसे जुड़े होते हैं? एक सभी जो है पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि जो हमारे रेजिस्टेंस है वो समांतर क्रम में मीन्स पैरेलली वे में कनेक्टेड हुए हैं। तो हम पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे। करंट का पूछ रहा था क्वेश्चन, हमारा पूछ रहा था कि धारा बताओ। तो फॉर्मूला क्या होता है? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओम्स ने एक लॉ दिया था जिसमें इन्होंने बताया था, ओम्स लॉ क्या निकल के आया था? V = IR, ठीक है। जिसमें हमारे क्वेश्चन में V की वैल्यू दे दी गई है, I की वैल्यू हमारा पूछ रहा है, और R की वैल्यू हम क्योंकि समांतर क्रम में दिया गया है तो हम निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है?
इससे निकल करके आ रहा है कि फॉर्मूला में पता है कि समांतर श्रम में क्या होता है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो इसमें हम वैल्यू पुट करा देंगे 1/4, 1/10 और 20। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/r की वैल्यू आ जाती है 8/20। ठीक है, ये हमारी 1/r की वैल्यू आई है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जब इसको चेंज कर देंगे, ये हमारी वैल्यू थी 1/r की, लेकिन जब हम r की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारी कितनी हो जाएगी, 20/8 हो जाएगी। ठीक है, ये पलट जाएगी नंबर, ये सारे हमारे r की वैल्यू ये आ गई। अब हम इसकी वैल्यू पुट करा देंगे कि v की वैल्यू हमारी 15 दी हुई है और 15 वोल्ट की वैल्यू रख दी, i हमारा पूछ रहा था, और 20/8 हमने r की वैल्यू रख दी है। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हमारी i की करंट की वैल्यू जो है हमारी कितनी आ जाती है, करंट हमारी 6 एम्पियर आ जाती है। ध्यान रखिएगा करंट की यूनिट हमारी एम्पियर होती है, तो इसलिए उसको जो है हमारा 1 सही हो जाएगा। मीन्स जब 4, 10 और 20 ओम के प्रतिरोध समांतर में जुड़ते हैं और 15 वोल्ट की बैटरी लगा दी जाती है, तो उसमें कौन कितनी धारा प्रवाहित होगी, कितनी करंट फ्लो होगी, तो 6 एम्पियर की करंट फ्लो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक लौह चुंबकीय है। ठीक है, तो अगर लौह चुंबकीय की बात करेंगे तो इसमें हमारा निकिल हो जाता है, ये हमारा लौह चुंबकीय है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, तो एक टॉपिक है हमारा तरंग से रिलेटेड, हम पहले पढ़ा चुके हैं पहले वीडियो में, जिसने नहीं देखा वो देख सकते हैं कि ध्वनि की चाल जो है हमारी क्यों ज़्यादा होती है। सबसे पहली चीज़ तो जो हमारी तरंग होती हैं दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य वो होती हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है, अनुप्रस्थ होती हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इसी प्रकार से सबसे ज़्यादा आप उनमें बात करेंगे कि ध्वनि जो है हमारी कौन सी तरंग है, ध्वनि हमारी अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, जिसको मीडियम की ज़रूरत होती है। निर्वात में हमारी ध्वनि नहीं फ्लो होती है, क्योंकि निर्वात में हमारी एयर एब्सेंस होती है, एयर प्रेजेंट नहीं होती है, और क्योंकि मीडियम नहीं मिलता है, इसलिए हमारी ध्वनि जो है निर्वात में नहीं होती है, नहीं फ्लो होती है। इसलिए सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल हमारी इस्पात में, स्टील में होती है। अगर सबसे कम पूछता है तो सबसे कम हमारी गैस में, मीन्स वायु में होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये हमारा। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, जब कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, ठीक है, एक कांच का छड़ ले लिया, उसको अगर हम रेशम से रगड़ते हैं तब किस प्रकार की आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कांच में कांच की एक छड़ है, उसको एक रेशम से रगड़ रहे हैं, तो इस कांच की छड़ में हमारे धन आवेश उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो ये रेशम की छड़ है इसमें ऋण आवेश उत्पन्न होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है घुमा करके कि रेशम में जो जिसमें रगड़ते हैं उसमें कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, तो उसमें ऋण आवेश उत्पन्न होता है, और कांच की छड़ में हमारा धन आवेश उत्पन्न होता है। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर इन इतने 15 क्वेश्चन थे ये हमारे, अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आता है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो, अगर कुछ समझ में आया हो, अच्छी लगी हो, अगर ऐसे और वीडियो चाहिए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।